हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बेसिक चीज़ें देखी थी, उधर से क्या क्या देखी थी। हमने देखा था कि भाई सबसे पहले किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या क्या देखा था हमने। रिएक्शन में क्या क्या, एक तो पता होना चाहिए कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। देन उसके बाद क्या चीज़ देखी थी, पॉसिबल होगी तो किस हद तक जाएगी, पूरी हो जाएगी कि आधी होगी। देन उसके बाद एक और चीज़ देखी थी कि रिएक्शन की स्पीड। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हो, रिएक्शंस की स्पीड के बारे में, ठीक है, रिएक्शंस की स्पीड के बारे में। और फिर मैंने केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन आप लोगों को दी थी, वो क्या थी, डेफिनेशन क्या थी केमिकल काइनेटिक्स की, क्या थी? केमिकल काइनेटिक्स की क्या डेफिनेशन थी, केमिकल काइनेटिक्स की क्या डेफिनेशन थी? It is a branch of physical chemistry which deals with the study of the rate of the reaction and और क्या था, rate of the reaction और factors affecting the rate of the reaction and the mechanism of the chemical reaction. Then उसके बाद क्या चीज देखी थी, उसके बाद हमने देखी थी तीन किस्म की reactions, कौन कौन सी, very fast reactions, very slow reactions and the moderate reactions, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था कि आपको केमिकल काइनेटिक्स में कौन सी रिएक्शन स्टडी करते हो, वेरी फास्ट करते हो, वेरी स्लो करते हो कि या फिर मॉडरेट करते हो, कौन सी करते हो, मॉडरेट रिएक्शन स्टडी करते हो। देन उसके बाद आप लोगों ने चीज देखी, जो मेन चीज है वो है, तो आपका सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है वो है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में ज्यादा कुछ भी नहीं है, वो क्या है, जैसे कि आपकी स्पीड होती है चेंज इन डिस्टेंस बटा टाइम, है ना, चेंज इन डिस्टेंस बटा टाइम, वैसे ही होता है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन बटा टाइम। बिकॉज जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो भाई चेंज हो रही है ना, वो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो दैट्स व्हाई वो क्या हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। देन उसके बाद आप लोगों ने एक चीज देखी थी, वो देखी थी एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या देखा था मैंने बोला था कि आप एक पर्टिकुलर, एक आपको कोई टाइम दिया होता है, उस टाइम में आप पूरी कंसंट्रेशन की चेंज निकालते हो, तो वो क्या हो गई, वो आ गई आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वो भी कुछ भी नहीं है, वो भी क्या है, एक रेट ऑफ द रिएक्शन ही है। रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है उधर कि आपने थोड़ी मैथमेटिकल डेरिवेशन उधर करी थी और ऐसी चीज निकाली थी लास्ट में। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या, आर एवरेज किसके बराबर आया था, डेल्टा आर कंसंट्रेशन बटा डेल्टा टी। और उसके बाद क्या देखा था, ये वाला डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन बटा ये वाली चीज, ये वाली चीज। इसका मतलब क्या था, इसका क्या मतलब था, इसका देखिए, इसका क्या मतलब था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये लास्ट में फॉर्मूला आया था जो मैंने थोड़ी बहुत वो मैथमेटिकली मैंने रिप्रेजेंट करा था, तो ये वाली चीज लास्ट में थी। इसका मतलब क्या हुआ था, हाँ मतलब ये उसके ऊपर तो ये वाली चीज लिखवाई थी ना, ये वाली चीज। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, देखिए डेल्टा का मतलब क्या बताया था मैंने, चेंज, ठीक है ना, और आर का मतलब रिएक्टेंट और ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, तो क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंस की। माइनस क्यों लगाया हुआ है, क्या किस लिए, डिक्रीज क्या हो रही है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका रेट से कोई लेना देना नहीं है भाई, इसका रेट से कोई भी लेना देना नहीं है। बिकॉज जब आप लोग इधर डेल्टा आर निकालते हो ना, वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। जो चेंज निकालते हो कंसंट्रेशन में, वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। वो जो आपकी ओवरऑल पूरा का पूरा रेट है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए वो चीज रहती है, ठीक है, समझ आ गई भाई, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या मतलब था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो ये वाली चीज लास्ट में आपका एक्सप्रेशन निकला था। उसके बाद मैंने आपको स्टाइकोमेट्री वो निकाली थी, रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टाइकोमेट्री, वो मैंने बताया था। एक तो एग्जांपल ली थी, जैसे मैंने एक एग्जांपल ली थी, कौन सी, जैसे ये वाली ली थी ना, N2 + 3H2 गिविंग अस 2 NH3। इसको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था ना मैंने, कैसे लिखवाया, कैसे लिखा था, कैसे लिखवाया था, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T और माइनस 1/3 वैल्यू, ठीक है ना, ये वाली चीज -1/3 और ये वाली चीज डेल्टा H2 बटा डेल्टा T और इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा
डेल्टा NH3 बटा डेल्टा T, ये वाली चीज होती है। मैंने क्या बोला था उधर मैंने आपको चीज बोली थी कि स्टोइकोमेट्री जो आपकी ये वाली चीज होती है, जो फर्स्ट ये वाला कोएफिशिएंट लगा होता है, ये क्या हो जाता है डिनोमिनेटर में आ जाता है, जो कि इधर क्या लगा था 1 लगा था, तो 1 बटा 1 मतलब 1 ही, ठीक है ना। और इधर जो इधर क्या लगा हुआ है स्टोइकोमेट्री, इधर 3 लगा हुआ है, तो 1 बटा 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये वाली चीज हमेशा होती है जब भी आपको कोई रिएक्शन दी हो और आपको बोला है कि भाई इसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिख के बताइए, तो आपको ऐसा करना है, जो स्टोइकोमेट्री लगी होती है ना ये वाली चीज, इसको आप क्या लगा लेते हो, इसके ऐसे 1 बटा करके उसे लिख लेते हो, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखते हो, इसका मैंने क्या रीजन बताया था, इसका क्या रीजन बताया था, ऐसा क्यों लिखते हो भाई। देखिए इधर क्या है, ये एक की कंसंट्रेशन है, ये तीन की कंसंट्रेशन है ना, और इधर क्या बने 2 की कंसंट्रेशन बन रही है, ठीक है ना। अभी देखिए ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, अगर इधर मैं ये लिखूं ही नहीं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, बट ये कितना यूज हो रहा है, ये 3 यूज हो रहा है, ये 1 यूज हो रहा है, तो मेरे को एक की कंसंट्रेशन ही बतानी होती है। तो ये 1 कब हो जाएगा, जब ये 1 की कंसंट्रेशन कब बनेगी, जब मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं ना। देखिए ये कितने की 3 की है, 3 की है, तो अगर मेरे को 1 की करनी है, बराबर है ना, देखिए बीच में क्या बराबर का साइन लगा हुआ है, ठीक है ना, बराबर का साइन लगा हुआ है, तो ये 1 की हो गई, ये 1 पहले का 1 ही था, इधर कोई सी नहीं था, ठीक है ना, बट इधर क्या थे 3 थे, तो 3 थे, तो मेरे को 1 की टर्म्स में बताना, तो ये कैसे हो जाएगा, जब मैं कंसंट्रेशन को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं किससे 1/3 के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगी 1 की हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ ऐसा ही लिखता तो ये इसके बराबर नहीं होती, बिकॉज इधर नाइट्रोजन 1 यूज हो रहा है और हाइड्रोजन कितने यूज हो रहे हैं 3, तो कैसे बराबर हो जाता, बराबर थोड़ी ना हो सकती थी। तो बराबर मेरे को 1 की टर्म्स में बताना होता है, 1 की टर्म्स में रेट ऑफ द रिएक्शन 1 की टर्म्स में बताना होता है, ठीक है ना। 1 की तभी बनेगी अगर क्या कर दूं, मैं डिवाइड कर दूं इधर 1/3। चीज पता लगी भाई, नहीं लगी बता, ये वाली चीज पता है, बताई थी उस दिन मैंने चीज, ठीक है ना। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। आज का टॉपिक का नाम है भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको समझने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए भाई, मैथमेटिक्स आना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, बट नहीं है कोई बात नहीं। ये वाली चीज देखिए, इसके लिए पहले मैं आपको ग्राफ डालता हूँ, ग्राफ डालता हूँ इसको समझाने के लिए। ये वाला ग्राफ डाल दिया मैंने, ये वाली चीज, और एक इधर डाल दिया ग्राफ। आपको होता है पहले रिएक्टेंट वाला ग्राफ डालता हूँ, ठीक है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इधर लिख दीजिए कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट्स की, और इधर क्या टाइम, समय, ठीक है, बनाया था अभी वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, इधर भी वो काम आना है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं बना रहा हूं दोबारा से, तो अब मैं डाले में इधर डाला हूं तो बता दूंगा। ऐसे होती है ना, डिक्रीज होती है ना ये, और ये कंसंट्रेशन किसकी थी, इधर देखिए, इधर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये क्या होती है, इसके ऊपर कैसे लिखूंगा मैं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, बढ़ती है ना ये, है ना, ऐसा ही होता है। तो अभी देखिए ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अभी देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो जब मैंने उधर निकाला था कौन सा, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, तो मैंने क्या एक समय लिया था और एक टाइम इंटरवल लिया था। इसका मतलब क्या होता है, चेंज, मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज, तो ऐसे लिया था ना, इधर इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे क्या था, है ना, समय ये हो गया था T1 और T2 लिया था, है ना, ऐसा ऐसा लिया था। और इधर क्या था, R1 था, और इधर क्या था, R2 था। इधर चेंज मैंने आराम से निकाल दी थी भाई, है ना। तो डेल्टा आर बटा डेल्टा टी मैंने आराम से निकाल दिया था, तो मेरा क्या, मेरा उधर बन गया था भाई कौन सा, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना। ये वाली चीज तो आपने करी थी। देन उसके बाद एक और चीज देखी, इधर क्या करा था, इधर करा था ना, जैसे एक समय लिया आपने ये वाला T1, एक लिया T2, ठीक है, उस टाइम कंसंट्रेशन की चेंज निकालनी है, और इस टाइम ये वाली चीज, इधर क्या T1, इधर समझ लीजिए T2 है, इधर क्या हो गया T1 और T2, ऐसा लिखा था। ये वाली चीज तो कर ली है ना। ये वाली चेंजेस तो आराम से निकल जाती है, जैसे R1 माइनस R2, है ना, सॉरी R2 माइनस R1, इसका मतलब यही है ना भाई। डेल्टा R का मतलब क्या होगा, डेल्टा R का मतलब क्या होगा, चेंज, चेंज किसमें, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में। तो क्या मतलब हो गया, R2 माइनस R1, ये वाली चीज मैंने लिखवाई थी उस दिन, ठीक है ना। और डेल्टा T का मतलब T2 माइनस T1, ठीक है ना। इधर क्या डेल्टा P का मतलब क्या होगा, T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1, ये वाली चीज तो मैंने लिख दी थी भाई, ठीक है ना। उस ये भी मैंने चीज बताई थी। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जो नेगेटिव लिखा हुआ है इसको कभी मत भूलना। जब भी आप रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन लिखोगे तो इसको कभी मत भूलना, ठीक है ना। इसको, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। देन देखिए एक और चीज, अभी देखिए ये तो मैंने निकाल दिया इंटरवल, ये निकालना तो आसान है। जो टाइम मतलब किसी समय, जैसे समय में चेंज हो रही है और
उस समय में कितने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है और उस समय में कितने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है। तो अभी मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे को रेट निकालना होगा किसी एक टाइम पे, किसी एक समय पे, इसको भी भूल जाइए, ठीक है ना। ये तो मैंने दो समय लिए थे ना, इस समय के बीच में कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है। जैसे आप एवरेज स्पीड निकालते हो ना, कि आपने समय मान लिया 1 घंटे, 1 घंटे में कितनी वो क्या क्या हो रही है भाई, कितना मतलब डिस्टेंस आपने कवर किया, डिस्टेंस बटा टाइम कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा भाई, वो चीज निकल जाएगी आपकी, क्या स्पीड निकल जानी है, एवरेज स्पीड। वैसे ही भाई ये भी चीज हमने वही करी है, ठीक है ना, स्पीड से कोरिलेट करी। बट अगर किसी एक टाइम की बात करूं, किसी एक टाइम की, मैं इधर मान लेता हूं कोई भाई टाइम टी, मैं टाइम मान रहा हूं इधर क्या टी, इस समय पे अगर आपको स्पीड निकालनी हो, इस समय पे, इधर भी क्या मैं टाइम टी की बात करूंगा, ठीक है ना, टाइम टी की मैं बात करूंगा इधर, ठीक है ना, इधर टाइम टी की बात कर रहा हूं मैं। इस टाइम पे मेरे को क्या निकालनी है भाई, स्पीड निकालनी है, क्या रिएक्शन की रेट ऑफ द रिएक्शन निकालनी है। अगर किसी एक समय पे अगर मेरे को निकालनी हो, या उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एक टाइम पे निकालनी होगी स्पीड, निकाल सकते हो भाई रिएक्टेंस की, मतलब वही रिएक्शन की स्पीड निकाल सकते हो भाई, पॉसिबल है। अभी देखिए कोई गाड़ी चल रही है, आप बोलोगे मेरे को उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, कर पाओगे क्या, कर पाओगे? वो तो उधर स्पीडोमीटर में तो दिया होगा, बट एक्चुअली में कर पाओगे? जैसे गाड़ी चल रही होगी तो आप पता कर पाओगे कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, जैसे आपको कोशिश करी तो गाड़ी आगे पहुंच गई होगी, है ना, ऐसा ही होगा ना। जैसे आपने ये वाली चीज कहाँ पे पढ़ी हुई है, जब आपने 11th का एक टॉपिक पढ़ा था, क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाम याद था भाई, उधर क्या था, अगर आप किसी एक टाइम पे, किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड या पोजीशन एक साथ नहीं बता सकते, या तो एक ही चीज बता पाओगे, या तो क्या स्पीड बता पाओगे, या तो पोजीशन बता पाओगे। अगर आप स्पीड बताने लग पड़े तो पोजीशन नहीं बता पाओगे, ठीक है ना, पोजीशन तो ये वाली चीज होती थी। अभी वैसा ही सीन इधर है, ठीक है ना। अगर आप देखो स्पीड करने की आपने क्या मतलब, गाड़ी चल रही है, स्पीड पता करने की कोशिश है, गाड़ी आगे पहुंच गई होगी, तो स्पीड नहीं पता कर पाओगे, ठीक है ना। तो यही चीज है, इसलिए इधर जरूरत पड़ती है एक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट की, ठीक है ना। वो मैं अभी बताता हूँ कौन से, इसको पहले मिटा दीजिए, इसको कोई चक्कर, इसको लिखना नहीं है, ये एवरेज रेट वाला था मैंने बताना। अभी दो टाइम थे ना उधर, उस टाइम के बीच में कंसंट्रेशन की क्या चेंज आ रही थी वो मैंने बता दिया इधर, किसमें, एवरेज रेट में। बट अभी इंस्टेंटेनियस रेट में क्या बताना है मैंने, इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मैंने टाइम टी मान रहा हूँ, ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मेरे को स्पीड निकालनी हो, उसको आप लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। कितनी बार समझ आ गई भाई, किसी एक टाइम पे। अगर देखिए इधर दो टाइम थे, T1 और T2, उधर जो निकाले थे उसमें वो डिफरेंस आपने कैलकुलेट करा, उसमें चेंज आपने कैलकुलेट करा, तो आपने आराम से एवरेज स्पीड निकाल दी। बट किसी अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर निकालनी हो तो आप लोग क्या बोलते हो उसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या इंस्टेंट पे कुछ भी बोल दो, ठीक है ना, इस तरीके से समझ आती है चीज, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक फिक्स टाइम पे आपने मान लिया कि भाई ये वाला टाइम है, 10 मिनट पे इसकी क्या स्पीड होगी, ठीक है ना, 10 मिनट। जैसे अभी रामनगर से उधमपुर गाड़ी जा रही है, ठीक है ना, रामनगर से उधमपुर गाड़ी जा रही है, तो देखिए उधर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब कोई आधे घंटे बाद, मतलब 30 मिनट पे क्या स्पीड होगी, जब आपके 30 मिनट कवर हो गए, 30 मिनट मतलब जो 31st मिनट पे आप कैलकुलेट करने जाते हो, 31st मिनट पे क्या स्पीड होगी, तो वो वाली क्या होती है, सिर्फ एक टाइम पे, ठीक है ना, एक टाइम पे। अभी देखिए अलग अलग स्पीड होगी, जब रामनगर से बंदा उधमपुर गया तो क्या होगा, अलग अलग स्पीड होगी, है ना। वही कभी मोड़ आ गया तो क्या करा, स्पीड कम कर दी, स्ट्रेट जा रहा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, है ना। अभी एवरेज स्पीड तो हमें सिर्फ यही बताएगी ना कि भाई सिर्फ एवरेज स्पीड है कि भाई इतनी कोई 20 किलोमीटर प्रति आवर, है ना, एवरेज स्पीड वो हो गई, ठीक है ना। पूरा एवरेज स्पीड से तो हमें यही पता लगता है ना कि भाई सिर्फ बंदा गया 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, ठीक है ना। उससे आप ये समझते हो कि पूरा जो उसने डिस्टेंस कवर करा वो करा उसने 20 किलोमीटर की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, ये वाली चीज समझ आती है ना। बट अभी देखिए इंस्टेंट पे अलग अलग, जैसे आप रास्ते जा रहा है, रास्ते में अलग अलग स्पीड होगी, उसकी जरूरी थोड़ी ना, जो टर्न पे क्या हो जाएगी, थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, जब सीधा जा रहा होगा तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वही भाई आपकी किसी एक टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको स्पीड को पता करना हो तो उसको आप लोग बोलते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। ये बात समझ आई कि नहीं है भाई, अभी चीज समझ आई भाई, एवरेज का क्या मतलब है और इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्पीड का पता करना हो तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। बात समझ आई कि नहीं आई,
है ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना। अगर जैसे एवरेज में क्या था भाई, कोई पता नहीं था, पता थोड़ी ना लगा कि टर्न में क्या स्पीड थी, जो स्ट्रेट जा रहा था तब क्या स्पीड थी, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको पता करना हो तो उसको आप लोग बोलते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, ठीक है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अभी मैं बताता हूँ वही चीज, इस चीज को भी कट कर दीजिए, ठीक है ना। ये वाली क्या थी, वो वाली थी एवरेज। अभी देखिए, अभी आपको क्या चीज याद करनी है, इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने बता दिया, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अभी देखिए ये वाली चीज तो पता लग गया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मेरे को स्पीड का पता करना हो तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। अभी बता दिया आपको, ये तो पता लग गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, बट अभी ये भी चीज पता होनी चाहिए ना भाई, इसको कैलकुलेट कैसे करते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिकॉज इसमें मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। इधर आपको समझने की क्या कोशिश करनी है, इधर आपको समझने की ये कोशिश करनी है कि भाई देखिए, अगर आप स्पीड पता करने की कोशिश करोगे, जैसे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने स्पीड पता करने की कोशिश करी, ठीक है ना, अगर तो गाड़ी आगे चल गई होगी, ऐसा समझ आता है ना। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं मान रहा हूँ गाड़ी रुक थोड़ी ना है, रुक जाएगी तो स्पीड उसकी क्या होगी, 0 होगी, है ना। पता करने की कोशिश करोगे तो गाड़ी आगे चली जाएगी ना, है ना, पता थोड़ी ना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना भाई, समझ आ रही है भाई, इतनी चीज समझ आ रही है। अगर मतलब पता गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड पता करने की कोशिश करी, स्पीडोमीटर पे लिखी होगी, उसको आपने नहीं देखना है, ऐसे दूसरे तरीके से आपने कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। अगर आप क्या करोगे, उसकी स्पीड पता करने की कोशिश करोगे तो गाड़ी आगे पहुंच गई होगी, आगे उसकी कुछ और स्पीड होगी, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग क्या करते हो, इसके लिए एक डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हो, डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। उधर आप लोग क्या करते हो, उधर मेन चीज है जो आप चीज फाइंड आउट कर सकते हो, वो क्या, चेंज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये वाली चीज समझ आ गई भाई, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट चेंज आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाली बात आपको पता है ना, ये वाली बात तो पता है ना भाई, चेंज आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ना। अगर मैं इधर बता दूं, इधर से लेके इधर तक इतने समय में कंसंट्रेशन में क्या चेंज है, वो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, जैसे आपने एवरेज में निकाल दिया, है ना, एवरेज में निकाल दिया। बट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो क्या करते हो, आपको सिर्फ ये पता है कि चेंज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, ये वाली चीज पता है, कैलकुलेट क्या कर सकते हो, चेंज, ठीक है ना। अगर मेरे को तो उसी चेंज चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे छोटी हो कि बड़ी हो, चेंज आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। चेंज आप लोग हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे छोटी हो कि बड़ी हो, ठीक है ना। पता क्या नहीं कर पाते, एक टाइम पे आप स्पीड पता नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, बट चेंज जब भी दी हो तो आप लोग पता कर सकते हो। इतनी बात समझ आ गई भाई। मैंने क्या बोला, फर्स्ट एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। फर्स्ट चीज मैंने क्या बताई कि आप वही इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। उसके बाद मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। उसके बाद आप पता क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो चेंज का आप लोग पता कर सकते हो। जैसे कि आपने इधर बड़ी चेंज निकाली ना, जब एवरेज में मतलब बड़ी चेंज निकाल दी, बट चेंज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। बड़ी तो आपने एवरेज में निकाल दी, बिग चेंज मतलब लार्ज चेंज आपने कहां पे निकाल दी, एवरेज में, लार्ज चेंज वो कहां पे निकाल दी, एवरेज में। बट अगर स्मॉल चेंज अगर आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्मॉल चेंज अभी मैं बताता हूँ स्मॉल चेंज का मतलब क्या है ना। स्मॉल चेंज जब आप लोग कैलकुलेट करते हो तो उधर एक कंसेप्ट आता है डेरिवेटिव का, ठीक है ना, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसको आपने कैसे समझना है, ठीक है ना। चेंज आप लोग हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो, लार्ज चेंज को आपने एवरेज में देख लिया भाई, ठीक है ना, बट स्मॉल जो चेंज है उसको आपने कहां पे देखना है भाई, डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। तो इधर जो आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है वो करनी है बाय द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड द डेरिवेटिव, जो कि आपका 11th और 12th क्लास के चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का, ठीक है ना। मैथ में ये बड़े बड़े नंबर मतलब 3-4 सवाल आते हैं इधर से, ठीक है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से। 11th में भी इंपॉर्टेंट है, 11th में आपने इधर से शुरुआत करी थी और अभी क्या 12th में आप लोग इसकी थोड़ी डिटेलिंग करोगे, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथ का, तो ये वाली चीज। अभी मेरे को लार्ज चेंज तो मैं इधर ये आराम से निकाल सकता हूँ, है ना। लार्ज चेंज जैसे स्पीड की एग्जांपल ले लीजिए, रामनगर से लेके उधमपुर का मैंने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 40 किलोमीटर, कितने घंटे में, 1.5 घंटे में। तो स्पीड आराम से पता लग जाएगी ना भाई, क्या भाई, डिवाइड कर दीजिए भाई, डिस्टेंस बटा टाइम, है ना। ये कितनी स्पीड आ जाएगी, देखिए 40 किलोमीटर होगा तो समझो 1 घंटे में पहुंच गए तो कितनी आ जाएगी स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति आवर, है ना भाई।
स्पीड आराम से निकल गई ना, देखिए लार्ज चेंज है। बट अभी छोटी सी चीज, अगर देखिए अभी एक टाइम पे सिर्फ आपको स्पीड का पता करना है किसी एक गोट पे स्पीड का पता करना है ना, तो गोट पे स्पीड का पता करोगे तो भाई उस टाइम पे मतलब पता नहीं कर पाओगे आप, पता नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो एक टाइम आ गया। अगर पता करने की कोशिश करोगे तो भाई गाड़ी आगे चली जाएगी, ठीक है ना। उस टाइम उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। किसी एक टाइम पे आपकी स्पीड करना इंस्टेंट पे मतलब पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो चेंज, क्या लार्ज चेंज हो या स्मॉल चेंज हो। लार्ज चेंज आपने एवरेज स्पीड में कैलकुलेट कर दिया एवरेज रेट में, बट अभी स्मॉल चेंज की बात आ रही है। स्मॉल चेंज कहां पे आपने यूज करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन में। इतनी बात समझ आ गई भाई, इतनी बात समझ आ गई भाई, ठीक है ना। अभी देखिए समझने की कोशिश करिए मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है ना। इधर देखिए, इधर देखिए, ये पहले उसकी डेफिनेशन लिख दी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन लिखिए। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन at any instant of time is the change in the concentration of the reactants at any instant is the change in the concentration of the reactants or products change in the concentration of the reactants or products at that particular instant of time, at that particular instant of time, ठीक है, at that particular instant of time। बात समझ आ गई, at that particular instant of time लिख दिया भाई, समझ आई डेफिनेशन। देखिए चेंज ही निकालनी है, बट क्या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। समझ आ गई भाई, इस डेफिनेशन को पढ़िए एक दोबारा से। Rate of reaction at an instant of time is the change in the concentration of reactants or products at that particular instant of time, है ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। समझ आ गई भाई, किसी एक इंस्टेंट पे या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना। अभी देखिए उधर आपने क्या चेंज निकाली थी ना, एक इतना सारा समय में चेंज आ रही थी, वो चीज निकाली थी। टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज उधर लिखवाया था मैंने, क्या टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, किसमें, एवरेज स्पीड में, ठीक है ना। बट अभी मैंने क्या लिखा दिया, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, ठीक है ना। तो अभी देखिए चीजों को समझने की कोशिश करिए। अभी मैंने क्या बता दिया, आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, बिकॉज स्पीड उसकी आगे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अभी देखिए जिस इंस्टेंट पे आप कर रहे थे तो आगे चली गई गाड़ी, तो इंस्टेंट भी चेंज हो गया ना भाई। समय क्या 31 मिनट की बात कर रहे होंगे, तो आगे गाड़ी चल जाएगी तो 32 मिनट की बात होगी ना भाई। अगर 31 में ही रहेगी तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब आपको लग रहा है ना कि बड़ी मुश्किल है ना बड़ी चीज। तो कैसे करेंगे भाई, मैंने बोला चेंज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। और लार्ज चेंज आपने एवरेज में निकाल दी, अभी मेरे को निकालनी है क्या, स्मॉल चेंज। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं लिमिट्स का इस्तेमाल करता हूँ, लिमिट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए लिमिट कुछ अलग चीज है, ठीक है ना। जैसे इधर अगर मैं देखिए, इधर मैंने समय ले लिया क्या, डेल्टा टी, बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा समय है, ठीक है ना। डेल्टा टी क्या, बहुत बड़ा समय है, मतलब 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, ठीक है ना। इतने समय में जो कंसंट्रेशन में चेंज आई वो क्या होगी, एवरेज। बट अगर मैं क्या ले लूँ, ये समय क्या ले लूँ, डेल्टा टी क्या ले लूँ, अप्रोचेस टू 0, ऐसे लिख दूँ, डेल्टा टी क्या हो गया, अप्रोचेस टू 0। इसका क्या मतलब है भाई, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 मतलब समय में चेंज क्या आ रही है, 0। ये वाली चीज, एक होता है डेल्टा टी इक्वल टू 0, एक होता है अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब होता है अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, डेल्टा टी इक्वल टू 0 और अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है, इक्वल टू का मतलब क्या है, पूरा का पूरा क्या हो गया, डेल्टा टी क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, है ना। डेल्टा टी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, क्या एक ही टाइम की मैं बात कर रहा हूँ ना, 10 मिनट बाद की कहानी कर रहा हूँ और दोबारा से 10 मिनट क्या हो जाएगा, 0, है ना, ये वाली बात। तो अभी डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है, मतलब क्या है, बोलिए शाबाश। डेल्टा टी अप्रोचेस का मतलब क्या है, इसका मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई जो आपका समय में जो चेंज आ रही है ना, वो लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर नहीं है, बट क्या लगभग, मतलब अगर 0 के बराबर हो जाएगी तो मैं ऐसे लिखता भाई, डेल्टा टी इक्वल टू 0, बट वो क्या है, डेल्टा टी इधर क्या लिख रहा हूँ,
इक्वल टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो, मतलब लगभग वो क्या जीरो के बराबर है, ठीक है ना। मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे अभी एक एग्जांपल लीजिए, जैसे 0.9 और 1 के बीच में कितने नंबर है, मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी, इनफाइनाइट नंबर था ना, है ना। तो देखिए इधर देखिए चेंज निकालिए, इधर डेल्टा, अगर ऐसे चेंज निकालिए, इधर चेंज निकालनी हो इधर जैसे इन नंबर्स में, तो क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.9, तो क्या आएगी 0.1, है ना। कितना छोटा है भाई, लगभग जीरो को अप्रोच कर रहा है ना। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 0.1 माइनस 0.9999, है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ऐसे भी लिखता हूँ 0.928, कुछ भी, है ना। कितने सारे नंबर्स हैं, तो इधर जो भी इनकी चेंज आएगी वो छोटी ही होगी ना भाई। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ इधर की डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, है ना, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो वही चीज मैंने इधर लिखी है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो अभी देखिए आप समय में चेंज निकाल रहे हो, कौन से समय में, जब समय में चेंज करें लगभग वो जीरो के बराबर हो जाए। अभी समय में चेंज अगर पूरी बराबर हो जाए तब अलग बात होगी, तो समय रहा ही नहीं, एक ही समय की मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर मैं इधर लिखूं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो मतलब कुछ ना कुछ समय तो है ना, कुछ ना कुछ समय तो है, बट लगभग वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। लगभग वो क्या है, जीरो के बराबर है। तो ये चेंज कैसे हुई, स्मॉल हुई कि लार्ज चेंज, स्मॉल हुई कि लार्ज चेंज, जो समय में चेंज जो आई, ये जो समय में चेंज है डेल्टा टी, ये स्मॉल चेंज है कि लार्ज चेंज है, स्मॉल चेंज है। बिकॉज भाई जो इसकी चेंज का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है भाई, बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर रहा है ना भाई, है ना। अगर देखिए इधर क्या समय तो बहुत ज्यादा था, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लार्ज चेंज थी, बट इधर क्या डेल्टा टी जब अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, मतलब जब समय में चेंज क्या बहुत कम है, समय में चेंज क्या बहुत ज्यादा कम है। बात समझ आई भाई, समय में चेंज जब बहुत ज्यादा कम है, इधर मैं इस्तेमाल करता हूँ क्या, जब समय में चेंज क्या जीरो। ऐसे ही अभी आप इस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अभी देखिए मेरे को एक टाइम पे पता करना है, तो अगर ऐसा नहीं बोल सकता इधर मैं कि भाई देखिए जो समय में चेंज है वो अगर ऐसा हो जाए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन है, क्या है भाई, वो भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। आगे क्या लिख दूंगा, आगे क्या लिख दूं, वो भी क्या है, अगर मैं बोल दूं देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन है। एक वर्ड और लगाना है, क्या आ जाएगा वो, पर्टिकुलर पॉइंट तो मैंने ऊपर लिखवा दिया, बट अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ ना कि जो आपकी वो है अगर उस पॉइंट पे निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हो आप, है ना। कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, वो तो डेफिनेशन हो गई ऊपर। अगर ऐसा नहीं बोल सकता कि वो भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। कब, व्हेन जो समय में चेंज आ रही है वो किसके लगभग जीरो के बराबर होगी। जब लगभग जो चेंज आप लोग कैलकुलेट किसके कर सकते हो, चेंज को, मैंने बोला लार्ज हो स्मॉल हो कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है ना। लार्ज हो कि स्मॉल हो आप समय की चेंज को कैलकुलेट मतलब कर सकते हो, मतलब चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। लार्ज को आपने एवरेज में कर दिया। अगर मैं क्या करता हूँ, समय में अगर चेंज क्या होगी बहुत कम होगी, तो मैं क्या बोलता हूँ भाई वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर होगा, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन when delta t approaches to zero, when, ठीक है ना, ये वाली चीज समझ आई भाई। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी, जब आपका टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। और डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, बात समझ आई। अगर देखिए ये लगभग जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, तो आपको नहीं लग रहा कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। अभी देखिए समझो एक टाइम की बात कर रहा हूँ, देखो समय में चेंज क्या बहुत कम है, तो बताइए उधर उस टाइम पे कंसंट्रेशन में चेंज क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ही कम होगी ना भाई। जैसे अभी स्पीड की बात करते हैं, ठीक है ना, मैं इधर कहाँ पहुंच गया भाई, कगोट में, ठीक है ना, कगोट में पहुंच गया, तो उधर 35 मिनट पे पहुंच गया, तो 35 मिनट, तो अभी देखिए 35 मिनट 36 मिनट, तो 1 मिनट हो गया, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। 36 मिनट 35 और 36 इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बट अगर मैं क्या बोल रहा हूँ समय में चेंज, तो क्या बहुत कम है, लगभग इसको अप्रोच करेगा, जीरो को चेंज करे, तो इधर क्या है 35.11 ऐसे कुछ, 30.0011 ऐसा कुछ आ जाएगा ना। तो भाई ऐसा नहीं लगा कि जो आपने जो स्पीड कैलकुलेट करी वो 35th मिनट पे ही करी, ऐसा हुआ ना भाई। ऐसा लगभग आप मान सकते हो ना, पूरा नहीं मान रहे, ऐसे पूरा एग्जैक्टली नहीं मानूंगा, बट ऐसे मान सकते हो ना, सोच सकते हो ना कि भाई जो आपकी बात चल रही है वो 35th मिनट की ही बात चल रही है, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते भाई। तो लगभग मेरी बात चल रही होगी वो 35th मिनट की बात चल रही होगी, अभी गाड़ी मेरी आगे ज्यादा आगे नहीं पहुंच गई होगी, है ना। ये वाली बात समझ सकते हो कि नहीं। अगर 36 तब तो 1 मिनट बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया, बट अभी लगभग क्या है, माइन्यूट सा बिल्कुल छोटू सा डिफरेंस, मतलब जितना छोटा पॉसिबल हो सकता है ना उतना पॉसिबल आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो वो वाला अगर मैं उस समय में चेंज अगर मैं देखूंगा, जो समय में चेंज क्या बहुत कम है, उस टाइम आपको पता है स्पीड में भी चेंज क्या होगी, ऐसे तो ना गाड़ी उड़ जाएगी उस टाइम,
उस टाइम जो गाड़ी की स्पीड में चेंज होगी वो भी तो नॉर्मल ही होगी भाई, ज्यादा डिस्टेंस कवर थोड़ी ना कर पाएगी, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, समय कम होगा तो डिस्टेंस भी गाड़ी कम करेगी, तो आपकी जो आराम से निकल सकती है ना भाई स्पीड, निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, बट इधर बात किसकी चल रही है, कंसंट्रेशन की बात चल रही है। तो अभी देखिए आपका समय में चेंज क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, समय में चेंज क्या है, बिल्कुल कम होगी, तो खुद आइडिया लगाइए कंसंट्रेशन में चेंज ऐसा थोड़ी ना कि बहुत ज्यादा हो गई, कंसंट्रेशन में चेंज भी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो अभी देखिए आपने चेंज निकाल दी, बट कौन सी बहुत कम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करना मुश्किल था, बट आपने चेंज निकाल दी, क्या चेंज निकाल दी, स्मॉल चेंज निकाल दी, स्मॉल चेंज जब आपने निकाली तो आपको किसका पता लग गया, आप उस टाइम मान रहे हो कि भाई वो स्पीड है जो 35 मिनट की ही स्पीड है, ठीक है ना, तो 35 मिनट जो आपका पर्टिकुलर मूवमेंट था, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट था, कौन सा 35 मिनट वाला, उसी पे वो स्पीड है आपकी, ठीक है ना। तो ऐसा समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते, पता लगी भाई चीज की नहीं लगी, बताओ, या नहीं लगी, बताओ, नहीं लगी तो दोबारा से रिपीट करो, क्या भाई, क्या भाई करूं, चल क्या बोला मैंने, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन, क्या आगे क्या बोलूंगा, स्मॉल चेंज है। हाँ व्हेन स्मॉल चेंज इन टाइम, बिकॉज जो स्मॉल चेंज में टाइम होगी उस टाइम पे कंसंट्रेशन में चेंज भी क्या होगी, बहुत कम होगी, कंसंट्रेशन में अगर चेंज क्या होगी, बहुत कम होगी, तो आप मान नहीं सकते कि वो भी क्या हो गया भाई, उसी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई अगर देखिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, है ना भाई, था ना मुश्किल, मैंने बता दिया कि क्यों मुश्किल है, बिकॉज गाड़ी आगे पहुंच जाती, तो मेरे को भाई, बट मैं कैलकुलेट क्या कर सकता हूँ, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ओनली चेंज, स्मॉल हो कि लार्ज हो, तो लार्ज चेंज आपने एवरेज में देख ली, बट अभी बात किसकी चल रही है, अगर मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड का पता करना है, तो मेरे को किसी इंस्टेंट का पता, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पता करना था, तो पर्टिकुलर टाइम पे मैं पता तभी कर सकता हूँ जब मैं क्या ले लूँ, जो कि समय में चेंज है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये वाली बात समझ आ गई भाई, तो लिखिए भाई instantaneous rate of the reaction instantaneous rate of the reaction is the average rate of the reaction, next point करके लिखिए, पॉइंट करके लिखिए, पॉइंट बिंदु डाल दीजिए और उसके आगे लिखिए instantaneous rate of the reaction, लिखिए लिखिए भाई शाबाश, बातें नहीं करी, instantaneous rate of the reaction is the average rate of the reaction is the average rate of the reaction when the time interval is very small, when the time interval is very small, instantaneous rate of the reaction is the average rate of the reaction when the time interval is very small, बात समझ आ गई भाई, that is करके लिखिए, लिख दिए भाई, instantaneous rate of the reaction क्या है, is the average rate of the reaction, कब, जब when time interval is very small, that is करके लिखिए, that is delta t approaches to zero, delta t approaches to zero, ऐसे करके लिखना भाई, देखिए that is delta t approaches to zero, ये वाली चीज, that is delta t approaches to zero, that is delta t approaches to zero, और उसके बाद लिखिए ऐसे करके लिखिए भाई, ऐसे लिखिए इंस्टेंटेनियस, नीचे लिखिए इंस्टेंटेनियस आर ओ आर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर होगा, एवरेज रेट, कब, when delta t approaches to zero, ऐसे लिख दीजिए, when delta t approaches to zero, अभी देखिए ये वाली चीज लिख दी भाई, ये वाली चीज लिख दी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये वाली लिख दी भाई, जो चीज लिख पाई वही लिख पाई ना भाई, जो चीज, अभी देखिए अभी एक चीज मान लीजिए, देखिए पहले नोट करके लिखिए, नोट मतलब ये पेपर में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको आइडिया के लिए, कहीं स्क्वायर ब्रैकेट में डालना था, ऐसे डाल दीजिए, कहीं पेपर में नहीं लिखना, सिर्फ आपको आइडिया के लिए पता होना चाहिए भाई कि क्या चीज मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इधर लिखिए, नोट में लिखिए, जो ये वाला साइन है, ये वाला डेल्टा, डेल्टा किसके लिए होता है, डेल्टा साइन इज यूज्ड फॉर लार्जर चेंज, डेल्टा साइन इज यूज्ड फॉर लार्जर चेंज,
डेल्टा साइन इज यूज्ड फॉर लार्जर चेंज, डेल्टा साइन इज यूज्ड फॉर लार्जर चेंज, लिख दिया भाई, डेल्टा साइन इज यूज्ड फॉर लार्जर चेंज। तो स्मॉलर चेंज के लिए कौन सा साइन यूज होगा? डेल्टा साइन किसके लिए? लार्जर चेंज, समय में चेंज या फिर कंसंट्रेशन में चेंज, लार्जर चेंज। बट स्मॉलर चेंजेस के लिए कौन सा साइन यूज होता है पता है? डी, dt नहीं, सिर्फ ओनली डी। हाँ, तो ऐसे लिखिए, while d sign, while d is used for ये वाला d, small d, ये d, while d is used for smaller changes। और ये चीज हमेशा याद रखना कि भाई जब भी d की बात होगी ना, d की बात, तो मतलब हमेशा मैं बात कर रहा हूँ किसकी? स्मॉलर चेंज की। किसकी बात करूंगा भाई? स्मॉलर चेंज की। और डेल्टा जब भी आ गया तो लार्जर चेंज की, लार्जर चेंज इन कंसंट्रेशन, और इधर क्या? स्मॉलर चेंज इन कंसंट्रेशन। तो मतलब अगर डी होगा, डेल्टा जब भी होगा तो मतलब लार्जर चेंज, अगर डी होगा तो मतलब स्मॉलर चेंज। तो अभी लिखिए, फिर नीचे लिखिए इसके, अभी देखिए ये नोट आपका खत्म हो चुका है ना, तो अभी लिखिए इफ dx is the change in the concentration, if dx is the change in the concentration and dt is the change in time, and dt is the change in time। अभी तक मेरे को एक चीज बताइए, देन इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर हो जाएगा? अभी बताइए, आइडिया लगाइए, इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर होगा? अगर dx क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, dt क्या है? चेंज इन टाइम। अगर फिर वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? जो इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर हो जाएगा? dx बटा dt। पता लग गया भाई? देन इंस्टेंटेनियस रेट करके लिखिए, देन इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू dx बटा dt। देन इंस्टेंटेनियस रेट करके लिखिए, देन इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू का साइन डालिए, उसके आगे लिखिए dx बटा dt, dx बटा dt। लिख दिया भाई? देन इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू का साइन डालिए, किसके बराबर हो जाएगा? dx बटा dt। लिख दिया भाई? उसके बाद एक और चीज लिखिए, उसके बाद पता क्या, अभी हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, जैसे हम हर एक केस में रिएक्शन कंसीडर करते हैं ना, तो दोबारा से इधर रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है ना? अभी इधर वही रिएक्शन, अभी तक आप कौन सी रिएक्शन कंसीडर करते हैं बताइए भाई? कौन सी रिएक्शन कंसीडर करते हैं अभी तक आप? कंसीडर, नीचे लिखिए कंसीडर अ रिएक्शन, कौन सी अभी तक? आर गिविंग अस बी, है ना? रिएक्टेंट्स इज गिविंग अस प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? रिएक्टेंट इज गिविंग अस प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? बातें कम, ठीक है ना? आर गिविंग अस प्रोडक्ट्स। और अभी बताइए, अभी मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? अभी बताइए भाई, बताइए भाई, इंस्टेंटेनियस रेट अगर इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस रेट कैसे बताऊंगा? इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर होगा? आर इंस्टेंट, ये किसके बराबर आ जाएगा भाई? अब बताइए, बताइए भाई। आर इंस्टेंट, आर स्मॉल आर लिखा हुआ है और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है चरणों में INST, इंस्टेंट, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इंस्टेंटेनियस रेट की। और बोलिए, अभी देखिए इसे क्या लिखूंगा मैं? ऐसा नहीं लिख सकता मैं इधर, बताइए भाई। जैसे आपने एवरेज रेट कैसे लिखूंगा? अगर इस रिएक्शन का मेरे को एवरेज रेट लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? माइनस क्या करूंगा? डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखूंगा फिर? माइनस डी आर बटा डी टी। भाई सिंपल सी कहानी है। वही चेंज क्या है? डी क्या है? स्मॉल चेंज के लिए। डेल्टा क्या होता है? लार्ज चेंज के लिए। एवरेज में क्या होता है? लार्ज चेंज। इंस्टेंट में क्या होता है? स्मॉल चेंज। इधर ऐसा नहीं हो जाएगा माइनस माइनस साइन तो आपको पता है, बिकॉज रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज। इधर डी और फिर क्या? आर कंसंट्रेशन का साइन और बटा डी टी। ऐसे लिख सकता हूँ भाई।
ठीक है ना। और प्रोडक्ट्स की कैसे लिखूंगा भाई, प्लस डी डी कंसंट्रेशन ऑफ पी बटा dt, बस ये वाली कहानी हो गई। लिख दिया भाई, लिखो 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 इसको। थोड़ा सा रहा, थोड़ा सा बस, थोड़ी सी चीज रह गई। और करके लिखिए, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। और इसको आर इंस्टेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इधर देखिए, माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, ठीक है। और इधर क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टी, इधर लिमिट डाल देना भाई, ऐसे लिख दीजिए। आगे आगे डालना उसको, और प्लस डेल्टा पी बटा डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक ही मतलब है इसका। और एक और तरीके से लिख सकते हो आप इसको, और आर इंस्टेंट क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, और क्या इधर लिख दीजिए लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, और क्या ब्रैकेट में डाल दीजिए लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। पता लगा भाई, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, सेम ही बात है। देखिए चेंज आ रही है ना, चेंज लार्ज चेंज, बट कब, जब डेल्टा टी अप्रोच किसको कर देगा, जीरो को। और इधर भी वही चीज है, इधर मैंने डाल दिया लिमिट, डाल दिया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। पता लगी ये चीज भाई, लिख दिया ये सारा सब कुछ, इसको लिखो भाई। यहाँ पे दिख रहा है मुझे, हाँ कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना। चलो बताओ भाई, लिख दिया इधर, नोट करिए जल्दी से। लिमिट आ गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये वाला लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। अभी देखिए मेन चीज जो है ना, अभी आपको अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करनी हो ना, तो आपको क्या करना है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है ना। आपको जो चीज करनी है, जब पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो आपको कैसे करना है, पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आता, बट आईआईटी जेईई और नीट में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो भाई तब क्या, तब कैसे करना है, तब भाई आपको क्या करना है, आप स्लोप नाम सुना, स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का नाम सुना किसी ने भाई, स्लोप, स्लोप नाम सुना किसी ने, क्या होती है स्लोप, क्या होती है स्लोप, ढलान, है ना, ढलान। तो इधर ढलान देखिए कहाँ पे है, देखिए ना भाई ढलान है तो कोई कहाँ पे, देखिए ना इधर नीचे की तरफ आ रही है ना, और इधर ऐसे ऐसे ढलान है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर जिस, अभी देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ये, किसी एक जिस इंस्टेंट पे आप टाइम का पता कर, मतलब रिएक्शन की स्पीड का पता करना चाहते हो, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो उस टाइम पे अगर मैं क्या कर दूं, एक स्लोप डाल दूं, स्लोप, उस टाइम पे मैं क्या निकाल दूं, एक स्लोप, स्लोप जैसे ढलान, ऐसे ऐसे डाल दी मैंने, ठीक है भाई। स्लोप डाली ना भाई, स्लोप ही है ना, देखो नीचे की तरफ, ढलान है भाई, ठीक है ना। अभी आप बोलो इधर ऊपर की तरफ है, सही बात है भाई, ऊपर की तरफ ऐसे आगे ढलान जा रही है ना भाई, है ना, ढलान जैसी ना, ऐसे ऐसे ये भी ढलान है, वो भी ढलान है, सही बात है ना भाई। तो ये वाला हो गया आपका एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये वाला। और ये वाला क्या हो गया आपका पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई भी टाइम, समय कोई टी, 10 मिनट 15 मिनट, कोई भी आप समय की बात कर सकते हो, ठीक है ना। अभी देखिए कैलकुलेट क्या करना है आपने, उस टाइम पे क्या करनी है, जो ये आपने ग्राफ डाला होगा उधर आपने उसके स्लोप फाइंड आउट करनी है, स्लोप, ढलान फाइंड आउट करनी है। ढलान फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है भाई, ढलान, आप लिमिट्स और डेरिवेटिव जो भी पढ़ते हैं, ये क्या सभी क्या होते हैं, जैसे आप डेरिवेटिव पढ़ते हैं ना, डेरिवेटिव जैसे आप ऐसे समझते थे dx बटा dt, ऐसे समझते हैं ना, dx बटा dt, है ना, dx बटा dt समझते थे ना। तो ये क्या होती है, ये ढलान ही होती है भाई। जब भी आप लोग कोई बोले कि डेरिवेटिव के मेन एप्लीकेशन क्या है, आपने बोलना है कि आप इसे स्लोप फाइंड आउट करते हो। जो डेरिवेटिव, जब भी आप किसी चीज का फाइंड आउट करते हो ना, डेरिवेटिव, ठीक है, एक लिमिट होती है और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए ये वाला साइन यूज है डी। जब भी आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे तो उसका मतलब आपने उसकी स्लोप फाइंड आउट कर दी, उसका मतलब क्या, आपने उसकी स्लोप फाइंड आउट कर दी। एक और फार्मूला जैसे tan थीटा, 11 में tan थीटा भी पढ़ा था ना एक, और
आपने बहुत ज्यादा स्लोप्स के फॉर्मूले देखे थे 11th क्लास में, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर था, पता नहीं कौन सा चैप्टर का नाम था, है ना, उधर देखे थे ना, ये वाले इसके फॉर्मूले देखे थे स्लोप्स के। एक ये वाला आपने याद करना है, dx बटा dt, dx बटा dt। तो भाई अगर आप जिस इंस्टेंट पे अगर आप स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हो, उस इंस्टेंट पे अगर आप क्या निकाल दो, उस स्लोप निकाल दो, तो भाई आपको क्या पता, आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको उस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चल जाएगी। तो आपने चीज इधर लिखी है भाई, जैसे इधर क्या, ये वाला समय में थोड़ा सा, देखिए इस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा चेंज निकाल रहा हूँ समय का, इधर क्या होगा, डी पी बटा डी टी, ऐसा लिख सकता हूँ। यही हो ना कंसंट्रेशन में चेंज, डीपी, इस साइड क्या है कंसंट्रेशन, यही चीज मैं अभी छोटी सी कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, डीपी बटा डी। इधर क्या हो गया, इधर देखिए क्या होगा, ये वाली बात चल रही होगी ना, देखिए समय में चेंज कौन सी हो गई भाई, ये वाली समय की ये वाली बात कर लो, और कंसंट्रेशन में चेंज कौन सी होगी, ये वाली, देखिए ऊपर क्या कंसंट्रेशन है, ये क्या, इधर क्या लेगा डी आर, और इधर क्या होगा डी टी, है ना, इधर क्या डीपी बटा डी टी, ऐसे लिख दीजिए, डी आर बटा डी टी, ऐसे लिख सकते हो भाई। तो आपने अगर इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी हो, जैसे अगर आप इसकी क्या आर इंस्टेंट निकालना हो, तो क्या आ जाएगा, ऐसा नहीं आ जाएगा डी आर बटा डी टी, और क्या माइनस का साइन, और ऐसे लिख सकते हो माइनस स्लोप, और इधर क्या कर दोगे, इधर अगर ये चीज है, इसका मतलब क्या हो गया, आर इंस्टेंट किसके बराबर हो गया, डीपी बटा dt, और क्या स्लोप, बस ये वाली चीज है भाई, ये वाली चीज हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो लिखिए भाई, वही लिखिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट समझते हो भाई, टेंजेंट क्या होता है, ये वाली चीज, जैसे ये सर्कल है ना, ये सर्कल, ये वाली जो चीज होती है ना, ये वाली चीज, इस चीज को आप लोग बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है ना। अभी देखिए ये वाले एक हिसाब से आप इसको सर्कल समझ लीजिए, ऐसे होना था, ठीक है ना। आप ये वाली चीज ड्रॉ करिए ना, ये क्या है टेंजेंट, टेंजेंट की आप स्लोप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो लिखिए भाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, slope of the tangent at any point during the plot मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ड्यूरिंग द प्लॉट ऑफ किसके बीच में, कंसंट्रेशन एंड द टाइम, ड्यूरिंग द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड द टाइम, ड्यूरिंग द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम gives us the instantaneous rate of the reaction, gives us the instantaneous rate of the reaction, gives us the instantaneous rate of the reaction। क्या लिखा है मैंने, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट क्या, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्लॉट ऑफ किसके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम, कंसंट्रेशन किसकी हो सकती है, रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है, ड्यूरिंग द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम गिव्स अस द क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। आपको किसी भी कुछ भी नहीं करना, आपको किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर स्पीड फाइंड आउट करनी हो ना, तो आपने क्या कर देना है, उसका स्लोप निकाल देनी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल देनी है, टेंजेंट की स्लोप निकाल देनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, वही चीज। इस ग्राफ को, दोनों ग्राफ्स को नोट कर दीजिए और आपका काम हो गया खत्म, ठीक है ना, बस इन ग्राफ्स को नोट करिए। ग्राफ को नोट करिए, आपका काम क्या होगा, खत्म हो गया। नोट करिए कौन सा वाला? दोनों, ये भी और ये भी, ये रिएक्टेंस के लिए और ये प्रोडक्ट्स के लिए।